ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू BIA। आज हमारा इंशाअल्लाह चौथा दिन होगा सस्टेनेबिलिटी करते हुए। कल हमने क्या किया था? कल हमने सबसे पहले मेंडेलो को रिवाइज किया था। बुक में चूंकि इन पेजेस पे मेंडेलो की डेफिनेशंस डिस्कस हो रही थी, इसलिए जो है वो हमारे ये कोर्स प्लान में दोबारा से आ गया। उसके बाद नई चीज हमने कल क्या देखी? शेयर होल्डर रेडार। कल हमने एक पिंक कलर की डॉक्यूमेंट देखी थी, डायग्राम देखी थी। उसमें ये लिखा था कि आपसे कौन कितना करीब है, उसके साथ अपने कैसा सलूक करना है। कौन करीब से मुराद वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। उससे मुराद ये है कि शेयर होल्डर जो है वो किसी एंटिटी, शेयर होल्डर नहीं, स्टेक होल्डर जो है वो किसी एंटिटी से जो है वो कितना क्लोज है, तो उसके साथ जो है उस एंटिटी को कैसे बिहेव करना चाहिए, उसे सेटिस्फाई रखना चाहिए, उसे इन्फॉर्म रखना चाहिए। दोनों चीजें करनी चाहिए, इनमें से कुछ भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिर हमने देखा था स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशन। मुझे आप में से फीडबैक ये आया था कि स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन जो है वो हमने ज़्यादा जल्दी में गो थ्रू कर लिया है, तो इसे जो है वो दोबारा देख लेते हैं। स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन, इससे पहले कि हम स्लाइड्स की तरफ देखें, कॉमन सेंस क्या कहती है? स्टेक होल्डर्स क्या चाहते हैं इस कंपनी से? वैसे तो स्टेक होल्डर्स कंपनी से बड़ा कुछ चाहते हैं, लेकिन ये ना भूलिएगा हम कर क्या रहे हैं। हम इस टाइम चैप्टर कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी का। तो सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से कौन सा स्टेक होल्डर आपसे क्या चाहता होगा? जी, जी, जी। ये एक्सक्यूज़ मी। शाबाश। अच्छा, कौन-सा स्टेक होल्डर जो है वो आपसे क्या चाहता है? शेयर होल्डर्स की बात सबसे पहले करते हैं। शेयर होल्डर आपका एक स्टेक होल्डर है। शेयर होल्डर ने आपको पैसे दिए हैं, आपको आपकी कंपनी के शेयर्स उसने परचेज़ किए हैं, तो उसकी क्या नीयत है? वो क्या चाहता है आपसे? सस्टेनेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में। वो आपसे चाहता है प्रॉफिट। अब आपने कहा था कंप्लीटली मिस हो गया था, रिडायर से डायरेक्ट 3 पे चले गए थे। चलिए कोई मसले वाली बात नहीं। वैसे शायद यू आर राइट, बल्कि शायद क्या, अब आप कह रहे हैं तो सच ही बोल रहे होंगे, तो कोई मसला नहीं है। इसे बिल्कुल जो है वो ज़ीरो से भी पढ़ लेते हैं। स्टिल अभी जो हम अब अप्रोच पे जा रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते हैं। वैसे लॉजिकल बात करते हैं, क्या चाहिए किसी स्टेक होल्डर को? तो सबसे पहला स्टेक होल्डर क्या हो सकता है? शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर आपसे क्या चाहता है? शेयर होल्डर ये चाहता है कि आप पैसे भी बहुत सारे कमाएँ और आप एनवायरनमेंट को भी बहुत ज़्यादा डैमेज ना करें। उसके अलावा क्या स्टेक होल्डर्स होते हैं? गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर होता है। गवर्नमेंट की आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है? गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन भी आपसे लिटरली यही है कि आप जो है वो माशरे का भी भला करेंगे, आप मुल्क की तरक्की में भी अपना किरदार अदा करेंगे और आप मुल्क के रिसोर्सेज को भी कम से कम डैमेज करेंगे। मुल्क का खूबसूरत सा पानी और मुल्क की साफ-सुथरी हवा को आप ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और क्या स्टेक होल्डर्स होता है? आपके कस्टमर। आपके कस्टमर आपसे क्या चाहते हैं? आपके कस्टमर्स आपसे ये चाहते हैं कि आप अच्छी प्रोडक्ट उन्हें बना के दें, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी से एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि आप अच्छी प्रोडक्ट बनाने के चक्कर में बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट को डैमेज कर दें। अभी हमने लॉजिकल सी बातें की, अब जरा देखें स्लाइड्स में मैंने क्या लिखा है। डिफरेंट ग्रुप एक्सपेक्ट डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम अ कंपनी सस्टेनेबिलिटी वर्क। ठीक है। इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स से मुराद एक तरह के शेयर होल्डर्स ही हो गए जिन्होंने आपकी कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीदे हैं, या आपकी कंपनी को, यह इन्वेस्टर से मुराद बैंक भी हो सकता है, वो बैंक जिसने आपको लोन लिए दिया है इस नियत से कि कंपनी ग्रो करेगी तो जो है वो आपका लोन वापस होगा। इन्वेस्टर्स वांट क्लियर ईएसजी रिपोर्टिंग एंड रिस्पांसिबल गवर्नमेंट। ये ईएसजी क्या है? वैसे तो हमने आज या कल या नेक्स्ट क्लास में पढ़ना भी है, लेकिन मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन दे दूं। ईएसजी इज इकोनॉमिक सोशल गवर्नेंस के एक तरह की, ये भी सस्टेनेबिलिटी की अच्छी प्रैक्टिसेस का जो है वो एक तरह का फ्रेमवर्क होता है। कि ईएसजी ये फ्रेमवर्क ये कहता है कि आपने इन तीनों चीजों पे काम करना है। इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भी, और गवर्नेंस पे भी। आगे हमने डिटेल्स इस पे बात करनी है, परेशान ना हो। एम्प्लॉइज एंड मैनेजर्स क्या चाहते हैं आपसे? वो ये चाहते हैं कि उन्हें जो है वो अच्छे पैसे मिले, सेफ, फेयर एंड एथिकल वर्क प्लेसेस। हम जिन वर्क प्लेसेस में काम करें वहां सस्टेनेबिलिटी हो, वहां एथिक्स वगैरह फॉलो होती हो। और क्या है? कस्टमर एक्सपेक्ट सेफ नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स एंड ट्रांसपेरेंट सप्लाई चेन्स। कस्टमर को एक तो साफ सुथरी प्रोडक्ट्स चाहिए और उन्हें ट्रांसपेरेंट सप्लाई चेन चाहिए। ट्रांसपेरेंट सप्लाई चेन से कोई मुराद, याद करें हमने बहुत सारी लंबी बहस की थी नेस्ले के ऊपर और चॉकलेट्स के ऊपर। तो अब अगर हर किसी को पता है कि चॉकलेट्स में चाइल्ड लेबर ठीक ठाक यूज होता है, तो अब अवाम थोड़ी सी ज्यादा जो है वो अवेयरनेस आ रही है। अब अवाम चाहती है कि चॉकलेट भी खाना बहुत नेकी का काम है, लेकिन चॉकलेट की सप्लाई चेन भी ट्रांसपेरेंट हो। नेस्ले कसम खाए कि हमने ये जो चॉकलेट बनाई है ये अच्छे लेबर से बनाई है, पढ़े लिखे लेबर से बनाई है, चाइल्ड लेबर इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ, इसमें किसी क्रूरटी यूज नहीं हुई। आप अगर थोड़ी सी अंग्रेजों की प्रोडक्ट्स को सर्च करें, तो कुछ प्रोडक्ट्स के साथ ब्रैकेट में लिखा होता है क्रूरटी फ्री।
क्रूल्टी फ्री का मतलब ये होता है कि बेशक ये प्रोडक्ट जो है वो किसी शायद किसी जानवर के गोश्त से बनी है या इसमें कोई ना कोई जो है वो एनिमल्स का कुछ ना कुछ डैमेज हुआ है, लेकिन हमने अगर ज़िबा भी किया है तो ख़ैर अंग्रेज़ अब ज़ाहिर-सी बात है वो हमारा वाला ज़िबा तो नहीं करते अल्लाह का नाम लेके, लेकिन वो कहते हैं कि भई हमने जानवर को इस तरह जान से मारा है या जानवर से इस तरह से जो है वो उसके पार्ट्स निकाले हैं कि जानवर को कम से कम दर्द हो। तो क्रूल्टी फ्री का मतलब ये है कि बेशक वो अल्लाह का नाम लेके जानवर को ज़िबा तो नहीं कर सकते, लेकिन उनकी भी अब कोशिश ये होती है कि भई पुराने ज़माने में क्या होता था, वो जो है वो जानवर को एक छुरी मार के छोड़ देते होते थे और जो है वो स्लॉटर हाउसेज़ से बोलते होते थे। जानवर जो है वो खुद ही जो है वो तड़प-तड़प के मर-मुर जाया करता था। अब बाहर के मुल्कों में भी हो गया कि नहीं यार ये बड़ा ज़ुल्म वाला काम है। अब जो है वो जानवर को अगर मारना भी है तो ज़रा इंसानी तरीके से मारना है, क्रूल्टी फ्री तरीके से मारना है। तो कस्टमर्स को जो है वो उस तरह की ट्रांसपेरेंट सप्लाई चेन्स वगैरह चाहिए। और क्या है द 4 पार्ट्स नहीं ये तो शेयर होल्डर रेडा मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर्स गवर्नमेंट की बात हो रही है आपसे क्या चाहते हैं आपसे चाहते हैं कंप्लायंस एंड रेगुलर डिस्क्लोजर्स के ऊपर भी आगे जाके हमने बात करती है। पहली बात है कंप्लायंस कंप्लायंस से मुराद है कि गवर्नमेंट ने आपके ऊपर जो रूल्स वगैरह लगा दिए कि भाई इससे ज्यादा आपने पोल्यूशन नहीं करनी, इससे ज्यादा अपने ग्राउंड वाटर का यूज नहीं करना, ये सारी बातें एक तो कंप्लायंस होगी और रेगुलर डिस्क्लोजर गवर्नमेंट चाहती है कि आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ ये लिखें कि भाई हमारा कार्बन फुटप्रिंट कितना था और हमने क्या नेकी के काम किए हैं जिसकी वजह से हम एनवायरनमेंट जो है वो थोड़ा बहुत सस्टेन हो सके। और क्या है व्हाइल एनजीओज लुक फॉर रियल इम्पैक्ट एंड ऑनेस्ट डाटा, एनजीओज भी आपसे ऑनेस्ट रिपोर्टिंग चाहती हैं, ऑनेस्ट डाटा चाहती हैं और आपसे रियल इम्पैक्ट चाहती हैं और एनजीओज चाहती हैं कि आपकी वजह से एनवायरनमेंट पे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो आए। मीडिया को क्या चाहिए आपसे, क्या एक्सपेक्टेशन है, मीडिया वांट्स वेरीफाइबल स्टोरीज। ये ना हो कि आप कहानियां वगैरह सुना रहे हो मीडिया को, आपके पास मीडिया का भी जो है वो वेरीफाई कर सकें आपकी स्टोरीज को। एंड लोकल कम्युनिटीज एक्सपेक्ट प्रोटेक्शन ऑफ लोकल रिसोर्सेज एंड सपोर्ट फॉर सर्विसेज। लोकल कम्युनिटी से यहाँ मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी इलाके में किसी कंपनी की कोई फैक्ट्री है या रॉ मटेरियल कहीं से सप्लाई होता है, तो उस इलाके के लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं कि रॉ मटेरियल की सप्लाई में एनवायरनमेंट को कम से कम डैमेज हो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई डेयरी फार्म या पोल्ट्री फार्म वगैरह आगे किसी कंपनी को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रही है, तो उस डेयरी फार्म की वजह से या पोल्ट्री फार्म की वजह से आस-पास के लोगों को कम से कम जो है वो डैमेज है। ऑल क्लियर? शेयर होल्डर एक्सपेक्टेशंस सिंपल सा लॉजिकल सा टॉपिक था लेकिन स्किप हो गया तो इसलिए मैं जो है वो दोबारा से इसे एक्सप्लेन कर दिया बिल्कुल जीरो से ही कि एक लोग कंपनी से क्या-क्या चाहते हैं उसके ऊपर हमने मुख्तलिफ एग्जांपल्स के साथ बात करनी। उसके बाद हमने 3 पिलर्स बैकग्राउंड के ऊपर जो है वो दोबारा से रिवीजन की, ये भी हम पहले पढ़ चुके थे। फिर एनवायरनमेंट फुटप्रिंट क्या होता है उसके ऊपर हमने डिटेल से बात की। अब मेरा रोज़ाना वाला वही सवाल कि हाँ जी, कल और जो हमने बातें पढ़ी या जो कल 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके हवाले हुए थे, उनके सॉल्यूशन में या ओवरऑल बुक पे जो इतनी सारी इंग्लिश लिखी है, कहीं कोई और मसला? ऑल गुड। ओके, सुन के अच्छा लगा। अब आते हैं डे 4 पे। डे 4 पे आज का हमारा टॉपिक कितना है? पेज नंबर 194 टू 197 हमारे पास 3 साढ़े 3 पेज ही आज हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सोशल सस्टेनेबिलिटी की। ये क्या बात हुई? सोशल सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी तो एनवायरनमेंट की, हवा की, पानी की, सॉइल की, बायोडायवर्सिटी की होती थी, तो सोशल कहाँ से आ गई? आइए पढ़ते हैं ये क्या लिखा है। दिस मीन्स कीपिंग पीपल्स वेल बीइंग इंटैक्ट ओवर टाइम। कहीं ये ना हो कि आपकी हरकतों की वजह से लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड खराब हो जाए या लोगों का रहने का तरीका खराब हो जाए या लोग मजीद गरीब से गरीब तर हो जाएं। It focuses on fair access to basics like health, education, water, housing, safety, plus dignity and equal treatment। आपकी एंटिटी से, आपकी फर्म से लोगों की हेल्थ, एजुकेशन, ये जो सारे फैक्टर्स हैं, इसके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। और ये तो हो गया ईमान का सबसे कम दर्जा। कोशिश करें कि आपकी फर्म, आपकी कंपनी साथ-साथ अपने बिजनेस करने के साथ-साथ इस तरह की सर्विसेज भी कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर दे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई रॉ मटेरियल का बिजनेस है तो आपका जो सिक्योरिटी गार्ड है, आप उस सिक्योरिटी गार्ड के बेटे को जो है वो तालीम दिलवा दें। ये सिक्योरिटी गार्ड के बेटे को तालीम की एग्जांपल भला मुझे कहाँ से आई है? कल या परसों परसों रात आईकैप कॉन्वोकेशन था, वहां मैं पहुंचा हुआ था। तो ये एग्जांपल आईकैप के प्रेसिडेंट साहब ने फरमाई है कि जो है वो मैं जहां काम करता होता था तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सैलरी हुआ करती थी, तो मैं अपनी सैलरी का जो है वो 5% जो है वो अलग कर लेता होता था। उसमें से जो है वो मैं लोगों की फीस दिया करता था, अपने स्टाफ की, अपने सिक्योरिटी गार्ड वगैरह की। तो आज जो भी हैं वो लोग भी जो है वो अच्छी पोजीशंस पे हैं। तो खैर उन्होंने तो अपनी तारीफ ही की, बट स्टिल अगर हम इसको पॉजिटिवली लें, थैंक यू, हम इसे अगर पॉजिटिवली लें तो
बड़ी अच्छी बात की है एक बड़ी सीनियर बंदे ने कि भाई आप सिर्फ बिजनेस ना करें, बिजनेस के साथ इस तरह की हल्की-फुल्की चैरिटी भी कर दें। तो ये एग्जांपल जो है वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो यही चीज़ बाकी कंपनीज़ भी कर सकती हैं। थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट को जो है वो सपोर्ट कर दी। थोड़ा-सा अपनी फैक्ट्री के साथ एक छोटा-सा क्लिनिक बना दिया जहाँ जो है वो गरीब लोगों का थोड़ा बहुत इलाज कर दिया। आपने जो जहाँ इतने सारे प्लांट्स लगाए हुए थे कि आपकी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल पानी के तौर पे आएगा, वहाँ जो है वो एक आधा पानी का कूलर आपने आम-आवाम के लिए भी लगा दिया। सेफ्टी प्लस डिग्निटी एंड इक्वल ट्रीटमेंट तो आपके स्टाफ ने, आपकी जो है वो सारे लोगों ने अवाम का जो है वो उस तरह से ख्याल रखना है। The aim is cohesive communities where people feel secure and involved. आपकी एंटिटी से जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, वो सिक्योर फील करें, वो उन्हें खुशी हो इस बात की कि यार इस इलाके में अगर फलाना कॉलेज है या फलानी जो है वो चीज़ की फैक्ट्री है, तो उसकी वजह से सब खुश हैं, सब हमसाए खुश हैं, सबका जो है वो कुछ ना कुछ भला हो रहा है। जो आपने अपने कॉलेज के बाहर सिक्योरिटी कैमरास लगाए हैं, उससे जो है वो इनडायरेक्टली आपके हमसायों का भी जो है वो थोड़ी बहुत वो हो जाए। आपने अगर अपने साथ कोई पार्किंग वाला सिस्टम किया हुआ है, तो शायद अगर हमसाए के घर कोई मेहमान आते हैं, तो वो भी शायद आपके कॉलेज के सामने अपनी गाड़ी पार्क कर सकें। तो इससे शायद ओवरऑल आपकी कंपनी के फाइनेंशियल्स पे कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके आस-पास के लोग खुश हो जाएँगे। और सबसे बड़ी बात, हम लोग मुसलमान हैं, तो थोड़ा बहुत सवाब भी मिल जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई। Each activity leaves a social footprint which can help or harm people. So, poverty, exhaustion, weak government, and poor public service can be addressed through targeted programs and participation. वही बातें हैं कि आप जो भी काम करेंगे उसका कोई ना कोई फुटप्रिंट रह जाता है। अब यहाँ फुटप्रिंट इनहेरेंटली कोई गलत बात नहीं है। फुटप्रिंट पॉजिटिव भी हो सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल कल को कोई ये कहे कि अली शाहिद का हमारी लाइफ में क्या फुटप्रिंट है, उसने हमें बीआईए या एमए पढ़ाया था, बिल्कुल समझ नहीं आया। तो ये एक नेगेटिव फुटप्रिंट है। बट ऑन द अदर हैंड शायद पॉजिटिव फुटप्रिंट भी हो सकता था। शायद आप आगे जाके बीएफडी में कहें कि यार अली शायद से जो एमए पढ़ी थी, शायद उसके कॉन्सेप्ट जो है वो आज भी थोड़े बहुत जो है वो काम आ रहे हैं। तो मेरी हर हरकत से आपको कोई ना कोई आपकी लाइफ में एक फुटप्रिंट जो है वो पीछे रह जाता है। मैंने अपनी एग्जांपल जो है वो अभी पर्सनल दे दी, चले एक्सटर्नल बात करते हैं। आप कहीं से जो है वो कोई भी आपका बिजनेस रिलेशन होता है, तो उसके कोई ना कोई अफेक्ट्स होते हैं। अब साइड इफेक्ट तो चूंकि एक नेगेटिव वर्ड है, तो उसे हम इग्नोर करते हैं। अफेक्ट अफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपकी कंपनी, आपकी एंटिटी को जो है वो क्या करना है, आपके जो फुटप्रिंट्स हों वो पॉजिटिव वाले हों, अच्छे वाले हों। उससे क्या होगा, विच कैन हेल्प और हार्म पीपल। आपकी वजह से लोगों में पॉवर्टी कम होनी चाहिए। वही वाली एग्जांपल के वो प्रेसिडेंट साहब फरमा रहे थे कि मैंने अपने सिक्योरिटी गार्ड के बेटे को जो है वो ठीक ठाक किस्म का पढ़ा दिया। तो अब इसकी लॉजिक ये बनती है कि अब वो सिक्योरिटी गार्ड का बेटा अच्छी जगह पे शायद जॉब कर रहा हो, शायद कोई अच्छे पैसे कमा रहा हो। अगर खुदा ना खास्ता उन साहब ने उसकी हेल्प ना की होती, तो शायद सिक्योरिटी गार्ड का बेटा भी सिक्योरिटी गार्ड ही बड़ा होके बन जाता। लेकिन चूंकि उसको जो है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब ने उसकी बहुत सारी फीस दी, तो अब शायद वो भी जो है वो चार्ट, अब उन्होंने ज़्यादा डिटेल नहीं बताई कि वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी ही है, कुछ और है। लेकिन अगर उसने अच्छी तालीम हासिल कर ली है, तो वो कहीं अच्छी जॉब भी कर रहा होगा, उसने अपने अब्बा जी की भी हेल्प की होगी, और जो है वो उसका सारा स्वाब जो है वो घूम फिर के आई कैप को और उन जो है वो एफसीए साहब को मिल गया होगा। अवाम ने कहा बाद में उसने उसको ही हायर कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो द पॉइंट इज, इस तरह के पॉजिटिव फुटप्रिंट से जो है वो आप लोगों को पॉवर्टी से निकाल सकते हैं। एक तरह से वो चौकीदार की पूरी फैमिली जो है वो पॉवर्टी से निकल आई माशाल्लाह से, अगर ये स्टोरी सच्ची हुई तो। नेक्स्ट, एक्सक्लूजन, वीक गवर्नमेंट एंड पुअर पब्लिक सर्विसेज। इसी तरह एक्सक्लूजन से यहाँ क्या मुराद है? एक्सक्लूजन के वैसे तो मल्टीपल मीनिंग होते हैं, लेकिन यहाँ अगर बात की जाए तो शायद एक्सक्लूजन से हमारी मुराद है कि माशरे में हम कुछ खास तरह के लोगों को बिल्कुल ही जो है वो इकोनॉमिक उसका पार्ट ना बनाए। लाइक फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अगर खुदा ना खास्ता कोई डिसेबल हो, तो उसे तो हम इंसान ही नहीं समझते। बाहर के मुल्कों में स्पेशल कोटाज होते हैं कि भाई हमारी कंपनी में एटलीस्ट एक बंदा ऐसा होना चाहिए जिसको बोलने का मसला हो, या एटलीस्ट कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो कि व्हील चेयर में हो। बल्कि अब तो मूवीज में भी जो है वो कंपलसरी हो गया है कि एटलीस्ट एक जो है वो उस तरह की माइनॉरिटी होनी चाहिए। कभी नोटिस कीजिएगा, पिछले 10-15 अवाम ने कहा पाकिस्तान में भी काफ़ी जगह होता है कोटा, आपस की बात है, बस कहने का ही होता है, असल में नहीं होता, लेकिन स्टिल आपने जो है वो अपनी तरफ बात जो है वो ठीक की है। तो इस तरह के कोटाज रखे जाते हैं। एक्सक्लूजन, किसी के जेंडर की वजह से एक्सक्लूजन ना हो, ये ना हो कि भाई तुम औरत हो तुम इधर जॉब नहीं कर सकती, या कहा जाए कि भाई तुम डिसेबल्ड हो तुम यहाँ जॉब नहीं कर सकता, ये इस तरह की चीज़। अच्छा हाँ,
तालीम वगैरह में इस तरह का कोटास वाक़ई होते हैं। मैं जॉब्स की बात कर रहा था, लेकिन हाँ, येस, तालीम में वाक़ई कोटास इस तरह के होते हैं। उसके बाद है वीक गवर्नेंस। वीक गवर्नेंस का मतलब ये है कि वैसे पंजाब की अगर मैं बात करूँ, माशाल्लाह से बहुत बेहतर हालात हैं, लेकिन अगर बाकी सूबों की बात की जाए, तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आप सबसे, लेकिन बहुत ख़राब हालात हैं एज़ कम्पेयर टू पंजाब। ख़राब हालात से मुराद ये है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो थोड़ी-सी कम जो है वो अच्छी है, जो है वो दहशतगर्दी का ख़तरा जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ वीक गवर्नेंस से मुराद ये है कि खुदा ना ख़ास्ता जहाँ गवर्नेंस वीक हो, वहाँ बंदे को वैसे ही जो है वो डर लग रहा होता है कि यार यहाँ पता नहीं किसका कंट्रोल है, पुलिस का और पुलिस से बड़े लोगों का। लेकिन लाहौर में जो है वो बंदा अपने आप को कंपैरेटिवली ज़्यादा सिक्योर फ़ील करता है। अलग बात है, लाहौर भी परफेक्ट नहीं है, लाहौर में भी जो है वो बहुत सारी उल्टी हरकतें होती रहती हैं, बट स्टिल कंपैरेटिवली एक सेफ जगह जो है वो लाहौर को कंसिडर किया जाता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस। ऑन द अदर हैंड, उन इलाकों जहाँ आपको जाते हुए डर लगे, उसे आप कहते हैं वीक गवर्नेंस। आपने कहा बैटरी ना करें। सॉरी, आई डिडंट गेट दैट रेफरेंस, बट ओके। नेक्स्ट आपके पास है पुअर पब्लिक सर्विसेज। पुअर पब्लिक सर्विसेज भी आप समझ सकते हैं क्या है, एक तरह की वीक गवर्नेंस का ही साइड इफेक्ट है कि किसी इलाके में ओए हाँ, अच्छी चीज आपने याद दिलाई। हाँ, कुछ लोगों की जो है वो लाहौर जैसे खूबसूरत इलाके से भी जो है वो उनकी गाड़ी से बैटरी निकाली जाती है। उन्होंने जो है वो एक पुराने मुझे दुखी वाकया याद करा दिया मेरी जिंदगी का। यस, एग्जैक्टली वही। तो पुअर पब्लिक सर्विसेज से मुराद क्या हो सकता है? हाउसिंग वगैरह, उसका गवर्नमेंट की हाउसिंग की बात हो रही है, पब्लिक स्कूल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, पब्लिक हॉस्पिटल्स वगैरह, ये सारा कुछ जो है वो टारगेटेड प्रोग्राम्स एंड पार्टिसिपेशन के थ्रू किया जाता है। इस सेंटेंस को मजीद गौर से देखा जाए ना, तो एक तरह से बुक ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि यार लोगों का ख्याल रखा करो, हर चीज़ अब कंपनी से थोड़ी करवानी है। तो वीक गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस में जो है वो कन्वर्ट किया जाए, पब्लिक सर्विसेज जो है वो बेहतर की जाए। और अगर थोड़ा सा न्यूट्रल होकर देखा जाए, तो गवर्नमेंट एटलीस्ट फील होता है कि कुछ ना कुछ जो है वो करने की कोशिश कर रही है अवाम की बेहतरी के लिए। अब अल्लाह करे जो फील होता है वाकई में भी होता हो, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल जो है वो हमने साइड पे नहीं जाना। तो सोशल सस्टेनेबिलिटी कुछ कुछ समझ आ रही है? एग्जाम्पल भी एक नज़र देख लें, बड़ी सिंपल सी है कि क्लिनिक ने जो है वो एक लोकल स्कूल से जो है वो पार्टनरशिप की कि शाम के टाइम पे जो है वो हम आपके स्कूल में हेल्थ कैंप लगा लेंगे और जो है वो स्किल्स क्लासेस जो है वो रख सकते हैं, जिससे जो है वो आम तो इर्द गिर्द की जो आवाम है उसे इंक्लूसिविटी फील आएगी, उनकी जो है वो बेहतरी हो जाएगी उनकी। फिर उसके बाद है इकोनॉमिकल सस्टेनेबिलिटी एंड इट्स चैलेंजेस। भाई क्या चैलेंजेस पेश आते हैं इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को? यहाँ इकोनॉमिक और सस्टेनेबिलिटी वर्ड मिला के पढ़ें तो उससे हमें क्या फीलिंग आती है? इसका मतलब ये कि इकोनॉमिक एक्टिविटी की सस्टेनेबिलिटी, यानी कि ऐसा ना हो कि हम इन्वायरमेंट का ख्याल रखते रखते बिल्कुल ही अपनी इकोनॉमी का जो है वो बर्बाद कर दें। क्या इसमें चैलेंजेस पेश आते हैं? दिस इज रनिंग द इकोनॉमी सो ग्रोथ लास्ट विदाउट हर्टिंग सोसाइटी और एनवायरनमेंट। कल भी हमने इस टॉपिक पे बात की थी, थ्री पिलर्स पे। क्या तीनों पिलर जो है वो एक दूसरे से टेक लगा के खड़े हैं? एक पिलर भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा तो अगली दोनों चीजें डिस्टर्ब होंगी। तो अगर आपने ऐसे इस तरह जो है वो इकोनॉमी को चलाना है कि आपकी सोसाइटी या आपका एनवायरनमेंट जो है वो डैमेज बिल्कुल भी ना हो। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव जॉब, स्टडी, इनकम्स, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स। आप जो है वो जॉब्स क्रिएट करें। आप जॉब्स क्रिएट होंगी तो जाहिर सी बात है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टडी इनकम आ जाएगी। बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स, अब इनकम अच्छी होगी, तीनों चीजें अगर गौर से देखें आपस में लिंक है। जॉब होगी तो इनकम होगी, इनकम होगी तो बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड होगा, वेल कीपिंग द अदर पिलर इंटैक्ट। लेकिन ये सारा कुछ करने में किसी और का नुकसान नहीं कर देना। किसी और से हम मुराद है बाकी दोनों जो है वो पिलर्स का। ये ना हो कि एम्प्लॉइज को हाई सैलरी देने के चक्कर में आप एनवायरनमेंट का जो है वो सत्यानाश कर दें या सोशल जो है वो आपका इक्विटी खराब हो जाए। इसमें क्या क्या रिस्क है, अब यहां से रिस्क स्टार्ट हुए। इंक्लूड हैवी यूज ऑफ फाइनाइट रिसोर्सेज, फुल स्टॉप। फाइनाइट रिसोर्सेज आपको अच्छी तरह पता है क्या होता है? वो चीज जो कि रिन्यूएबल नहीं है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स। जैसे कि मैंने पहली क्लास में भी कहा था इस चैप्टर की, लैंड इज द बिगेस्ट फाइनाइट रिसोर्स। आप समंदर के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्शन फिलहाल तो जो आपके पास टेक्नोलॉजी है नहीं कर सकते, कर भी सकते हैं तो बहुत ही लिमिटेड स्केल पे कर सकते हैं, और वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो महंगी होती है। और जो हालात हैं वो जो है वो टाइम के साथ साथ दोबारा समंदर के अंदर डूब जाती है। वैसे एक दो मूवीज में ऐसा हुआ है कि समंदर के अंदर कंस्ट्रक्शन हुई है, लेकिन वो मूवीज की बात है। असल में जहां दुबई में हुआ था वो बड़ा जो है वो खराब प्रोजेक्ट रहा है। और क्या है?
एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट ये ना हो कि आपकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो जाए, आप कहें कि यार ठीक है मैं ऐसा करता हूँ, बहुत हैवी किस्म का एआई का यूज करता हूँ, उससे हमारे आधे से ज्यादा एम्प्लॉय जो है वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो ये तो काम खराब है, आपने प्रॉफिट की चक्कर में एम्प्लॉयमेंट खराब कर दी, तो उससे जो है वो ये एक चैलेंज है। और क्या है, वीक एंड अनस्टेबल फाइनेंस सिस्टम्स। आपने अपना फाइनेंस सिस्टम से यहाँ क्या मुराद है, ये भी जो है वो बात इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के ऊपर ही जा रही है कि आपने ऐसे फाइनेंस सिस्टम्स इंट्रोड्यूस कराने जो सस्टेन कर सकें। लाइक फॉर एग्जांपल, आप बैंक्स का जो है वो फिक्स रेट कर देंगे, भाई आज जो है वो जो भी बैंक लोन देगा वो फॉर एग्जांपल 15% पे करेगा। अब बैंक्स को आप जो रेट बताते हैं, बैंक्स का ये वो जो होता है एक बेंचमार्क होता है। जब भी बैंक्स एक दूसरे को लोन देते हैं या हल्के बुल्के लोन देते हैं, जो जो गवर्नमेंट का रेट होता है, आपने सुना होगा ये वर्ड भी अक्सर सवालों में, काइबोर प्लस 2% या काइबोर प्लस 1.5%। तो जो एक स्टैंडर्ड रेट होता है उससे थोड़ी बहुत जो है वो रेंज के साथ बिजनेस जो है वो ऑपरेट करते हैं। तो अगर गवर्नमेंट ने अचानक से काइबोर को 50% से बढ़ा के 45% कर दिया, तो इससे तो जो है वो हर चीज अच्छी खासी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो इससे हमने कह दिया कि दिस इज इनएफिशिएंट, जो है ओ सॉरी इनएफिशिएंट कह रहा हूँ, दिस इज अनस्टेबल फाइनेंस सिस्टम्स। आपकी जो पॉलिसी है फाइनेंशियल, लाइक इंटरेस्ट रेट्स, लाइक जो है वो इस तरह की स्टेट बैंक वाली जितनी भी पॉलिसीज होती हैं, आपने कितनी जो है वो पैसों की सप्लाई रखनी है, ये पैसे कब छापने हैं, कितने छापने हैं, पुराने नोट नए नोट, एक बहुत बड़ा सरदर्द होता है जो कि जो है वो स्टेट बैंक की सारी जिम्मेदारी होती है। तो अनस्टेबल फाइनेंस सिस्टम से हम मुराद ये है कि स्टेट बैंक जो है वो अपना काम सही करे। उसके बाद हमारे पास क्या है, एंड एक्सेसिव डेट। एक्सेसिव डेट से भी जो है वो काम खराब होता है। आप बहुत ज्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन ले लें और उसके बदले आपके पास कोई ऐसा सस्टेनेबल पैसे वापस करने का तरीकेकार ना हो। अगर एक नॉर्मल बंदा लोन लेता है, किस नियत से लेता है कि मैं इस लोन से फैक्ट्री लगाऊंगा, फैक्ट्री से बहुत सारी प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन करके बहुत सारे पैसे कमाए जाएंगे, उस पैसे में से 80% मेरी जेब में, 20% बैंक की जेब में, मैं भी खुश, बैंक भी खुश। लेकिन अगर आप इस तरह के स्ट्रॉन्ग लोन्स ले लेंगे और आपके पास उस लोन्स को वापस करने का कोई सस्टेनेबल, कोई फीजिबल तरीका नहीं होगा, तो जो है वो काम खराब हो जाएगा ठीक ठाक किस्म का। और क्या है, रेमिडीज इंक्लूड ले जी, उसने साथ रिस्क बता के आपको रिस्क की जो है वो ऑपोजिट चीजें भी बता दी। रेमिडीज इंक्लूड एफिशिएंट रिसोर्स यूज। रिसोर्सेज को यूज जरूर करें। अभी पिछले पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा, पिछली लाइन में, कि यूज ऑफ फाइनेंस, फाइनाइट रिसोर्स जो है वो आपने ध्यान से करना है। तो ये उसी का काउंटर आर्गुमेंट आ गया कि जो आपने फाइनाइट रिसोर्सेज का यूज करना है जरा ध्यान से करना है, एफिशिएंट तरीके से करना है। यूज ऑफ रिन्यूएबल इन एनर्जी, हम काफी ज्यादा इस पे बात कर चुके हैं। स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, अब ये एक बहुत जो है वो एक काम की बात है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं जो है वो टीचिंग के अलावा जिस इदारे में जॉब करता हूँ, वहाँ आजकल शायद आपने नाम सुना हो नेवटेक वाले। ये गवर्नमेंट का इदारा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक ठाक महंगे किस्म के कोर्सेज जो है वो आम आवाम को प्रोवाइड करती है। तो अगर देखा जाए, थोड़ा सा पॉलिटिक्स से हटके देखा जाए, तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। डिजी स्किल्स से मिलती जुलती चीज, डिजी स्किल्स तो ऑनलाइन है ना, उसका जो फिजिकल वर्जन है, जो कि कॉलेजेस में फिजिकल क्लासेस होती हैं 4 4 महीने की, 5 डेज अ वीक, 4 आवर्स पर डे। जरा कैलकुलेट कीजिएगा, 4 महीने का कोर्स, एक दिन में 4 घंटे की क्लास, 5 डेज अ वीक, तो जो बंदा इतनी सारी स्किल्स पढ़ लेगा वो कहाँ से कहाँ पहुंचा होगा। तो इसका कॉस्ट कोई हल्की नहीं है। जो कॉलेज ये नेवटेक का लाइसेंस हासिल करने की कोशिश कर रहा है, उसकी नीयत यही है कि बहुत सारे हलाल पैसे इससे कमाने हैं, जिसको मैं बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, एक अच्छी बात है। कॉलेज का भला होगा तो इनडायरेक्टली मेरा भी भला होगा। बट द पॉइंट इज, गवर्नमेंट इतने सारे पैसे कॉलेज को क्यों देगी? कि आपने हमें जगह प्रोवाइड करनी है, आपने हमें स्टूडेंट्स लाके देने, स्टूडेंट्स को हम पढ़ाएंगे, हम फ्री में पढ़ाएंगे, और जो टीचर्स हैं वो भी अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसे नहीं है कि जो है वो गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही, जो जिस तरह गवर्नमेंट स्कूल्स में होता है कि जिसकी कहीं जॉब नहीं हो रही वो गवर्नमेंट स्कूल में जाके टीचर लग जाता है, ठीक ठाक क्वालिफाइड लोग जो है वो स्किल्स पढ़ाना चाह रहे हैं। तो स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी जो है वो गवर्नमेंट, वंस अगेन प्लीज माइंड ना कीजिएगा कि मैं गवर्नमेंट की तारीफ कर रहा हूँ, बट जो चीज हो रही है वो फिर हो रही है। अगर वाकई इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होने चाह रहा है लिटरेसी रेट के लिए, लिटरेसी रेट से नेक्स्ट लेवल चीज है। लिटरेसी रेट तो हर किसी ने मैट्रिक किया हो, किसी ने मैट्रिक ना किया हो, ये स्किल्स की इंप्रूवमेंट के लिए। बेशक कोई मैट्रिक फेल भी है, लेकिन अगर उसे कोई एक चीज, खैर ज्यादा मैं जज्बाती हो गया, मैट्रिक फेल इस तरह के स्किल्स कोर्सेज कहाँ करेगा।
बट द पॉइंट इज, अगर किसी की जो है वो एजुकेशन थोड़ी हल्की भी है और उसके पास इस तरह की स्किल्स वगैरह के कोर्सेज वो कर लेता है, तो वो ठीक ठाक किस्म के पैसे कमाने का जो है वो एलिजिबल हो जाएगा। वैसे भी आपको पता है आजकल उसका फ्रीलांसिंग का जमाना है। तो अगर आप आपके नाम के साथ ये अटैच हो कि आपने जो है वो पता नहीं 200 घंटे वाला फलानी चीज का कोर्स किया हुआ है, तो आपको जो है वो ठीक ठाक तरह के क्लाइंट्स मिल जाएंगे। फिर एंटरप्रेन्योरशिप के बाद क्या, अच्छा, स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या हुआ, आपने इस तरह की बातें भी सुनी होंगी कि गवर्नमेंट जो है वो नौजवानों को लोन दे रही है कि भाई लोन लो और जो है वो कोई अच्छा सा बिजनेस करो बहुत सस्ते रेट्स पे। तो एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नमेंट इनकरेज कर रही है कि यार, इंस्टेड ऑफ कि अगर तुम्हें जॉब नहीं मिले, कोई मसली बात नहीं, तुम छोटा मोटा लोन लेके अपना बिजनेस करो और दूसरों को जॉब्स दो। वंस अगेन, सारी जो है वो अख्तलाफात एक तरफ, लेकिन अगर कोई इंसान को अच्छा काम कर रहा है तो फिर उसकी जो है वो आपको तारीफ करनी चाहिए। वो साफ नीयत से कर रहा है, गलत नीयत से कर रहा है, सिर्फ मार्केटिंग के लिए कर रहा है, वो उससे हमारा गर्ज नहीं है। लेकिन जो काम होता नजर आ रहा है उसको जो है वो थोड़ा सा सराहना चाहिए। इस तरह स्ट्रॉन्गर रेगुलेशन है बेटर। अवाम ने कहा ट्रू एंड गवर्नमेंट शुड बी टेकन एज ए न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। एंड पिछले सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा था, हल्की रेगुलेशंस हो और फिजिकल डिसिप्लिन खराब हो तो बड़ा जो है वो काम खराब होता है। इसी का उसने ऑपोजिट बोल दिया कि भाई रेगुलेशंस जो है वो आपकी स्ट्रांग हो और जो है वो डिसिप्लिन, फिजिकल डिसिप्लिन से मुराद वही है कि आपकी पॉलिसीज वगैरह सस्टेन्ड हो। ये ना हो कि नई गवर्नमेंट आए तो वो बिल्कुल ही स्टेट बैंक की सारी पॉलिसीज को ऊपर नीचे कर दे। स्टेट बैंक के इस तरह के लीज लॉज वगैरह को जो है वो कोई भी नई गवर्नमेंट आके ना छेड़े। हाँ जी, क्या हमने पढ़ा इस वाले पैराग्राफ में, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी एंड इट्स चैलेंजेस, और हमने बातों बातों में चैलेंजेस की बहुत सारी रेमेडीज भी पढ़ने की कोशिश की। ऑल क्लियर। फिर हमारे पास है ग्रीन फाइनेंस। ग्रीन फाइनेंस का मुझे याद पड़ता है, हल्का सा मैंने हिंट शुरू में भी दिया था, अब जो है वो दोबारा से उसकी डिटेल बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में उसकी डेफिनेशन क्या लिखी है, ग्रीन फाइनेंस मींस मनी रेज्ड स्पेसिफिकली फॉर प्रोजेक्ट्स विद अ पॉजिटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट सच एज रिन्यूएबल एनर्जी, लो कार्बन सॉल्यूशंस, ब्रॉडर सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव और क्लाइमेट रेजिलियंस। आप कोई भी ऐसा काम करें जिससे ग्रीन जो है वो एनवायरनमेंट बेहतर हो सके, तो उससे हमने कह दिया कि दिस इज अ ग्रीन फाइनेंस। उस तरह के प्रोजेक्ट लगाने के लिए आप बैंक के पास गए, आप बैंक से कहेंगे, बैंक भी जो है वो आपसे खुश होगा। बल्कि अगर यहां देखा जाए तो कुछ बैंक्स खुद से ये ऑफर करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल सुनने में आया था कि बैंक ने ऑफर किया था कि अगर, वैसे तो खैर बैंक्स ने किया था, शायद गवर्नमेंट ने किया था, कि आप अगर लोन लेके घर पे सोलर एनर्जी लगवाएंगे और वही सोलर एनर्जी की जो है वो इलेक्ट्रिसिटी आगे वापडा को सप्लाई करेंगे तो आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने इस लालच में लेके बहुत सारे लोन्स लिए थे सोलर के लिए कि ठीक है यार लोन है, लेकिन कोई मसला नहीं, बात नहीं, लोन के चक्कर में हमारे घर का सोलर भी हो जाएगा, हमारी लोड शेडिंग के हालात भी जो है वो बेहतर हो जाएंगे, और सबसे बड़ी बात, हम पैसे कमा सकेंगे। हम गवर्नमेंट को जो है वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी बेचेंगे और उससे पैसे कमाएंगे। तो इस तरह के अगर लार्ज स्केल पे देखा जाए तो बहुत बड़ी कंपनीज ने जो है वो हाइडल पावर प्लांट जो है वो लगाए हैं, सोलर पावर प्लांट्स लगाए हैं, सिर्फ इसी नियत पे कि लोन जो है वो बड़ी इजीली मिल रहा था। आपने किसी और चीज के लिए फैक्ट्री लगानी है तो आपको जो है वो लोन महंगा मिलेगा। आप अगर आगे से कहें यार मुझे सोलर पावर प्लांट लगाना है तो बैंक आएगा, सुबहान अल्लाह, ग्रीन फाइनेंस की बात कर रहे हो, और जो है मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूं, जाओ सोलर पावर प्लांट लगाओ, एनवायरनमेंट का भी भला करो, सबके लिए जो है वो बिजली का बंदोबस्त करो, तो जो है वो हम आपको अच्छे रेट पे, सस्ते रेट पे जो है वो लोन देने को तैयार हैं। तो इस तरह के फाइनेंस को हम प्यार से बोलते हैं ग्रीन फाइनेंस। It can lower borrowing cost and signal that a project is environmentally responsible। इससे बैंक्स भी जो है वो खुश रहते हैं और वो जो है वो आपको अच्छा अच्छे जो है वो बोरिंग कॉस्ट पे लोन दे देते होते हैं। इंप्रूविंग रेपुटेशन, आपकी कंपनी की रेपुटेशन भी जो है वो इंप्रूव होती है कि यार ये लोग लोन लेके कुछ उल्टा सीधा काम नहीं कर रहे, ये अच्छा काम कर रहे हैं, इन्वायरमेंट की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, या एटलीस्ट इन्वायरमेंट की बेहतरी के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो ऐसा काम कर रहे हैं जिससे इन्वायरमेंट इंशाअल्लाह फर्दर डिस्टर्ब नहीं होगा। इट ऑल्सो एड्स वर्क। जाहिर सी बात है, जब आप कोई नया प्रोजेक्ट लगाएंगे इस तरह का, आप नया सोलर पावर प्लांट लगाएंगे, तो सोलर पावर प्लांट में जो है वो बहुत सारे इंजीनियर होंगे, बहुत सारे लोअर लेवल मजदूर होंगे, और एक अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो जो इस सारे का जो है वो ख्याल रखे और सारे जो है वो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह बनाए। तो बैठे बैठाए आपने ग्रीन फाइनेंस से एक नया प्रोजेक्ट भी अप्रूव करा लिया और बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी का भी बंदोबस्त कर दिया, हलाल रोजी रोटी का। फर्म मस्ट, अच्छा अब इसका एक थोड़ा सा साइड इफेक्ट है।
फर्म्स मस्ट प्रूव द इम्पैक्ट, रिपोर्ट मोर एंड गेट इंडिपेंडेंट चेक। अब बुक ने या पैराग्राफ ने इसे थोड़ा सा जो है पॉजिटिविटी के तौर पे रखा है, लेकिन अगर हम ह्यूमन नेचर देखें तो ये चीज पॉजिटिव से ज्यादा थोड़ी सी जो है वो मुश्किल की तरफ जाती है। मैं वर्ड नेगेटिव यूज नहीं करूंगा क्योंकि ये गलत बात नहीं है। फर्म्स मस्ट प्रूव द इम्पैक्ट। ऐसा नहीं है कि मैं बैंक के पास जाके कहूँ यार ऐसा करो सोलर पावर प्लांट लगाना है, बहुत सारा लोन दे दो। बैंक जो है वो आगे से मैनेजर साहब मुझसे हैंडशेक करें, वो मुझे बहुत सारे पैसे दे दे, और मैं जाके सोलर पावर प्लांट लगाने के बजाय वो सारे पैसे जुए में उड़ा दूं। सुनने आजकल जुआ प्रमोट करने पे बहुत सारे लोगों के खिलाफ बहुत सारी कार्रवाई हो रही है। नहीं पहुंचे आप लोग, अच्छी बात है, पहुंचना भी नहीं चाहिए था। अब तो आपने भी नाम ले दिया है। ओके, चलें, जो लोग पहुंच गए उन्हें कंग्रेचुलेशंस। तो पॉइंट इज के द पॉइंट इज कि आपने प्रूव भी करना है कि ये जो मैं लोन ले रहा हूँ, ग्रीन लोन या ग्रीन फाइनेंस, ये मैं इससे कसम से आगे वही वाला काम करूंगा जो मैं आगे रिपोर्ट किया है। और क्या बैंक इतना शरीफ है कि वो कहेगा ठीक है ऐसा करो सोलर पावर प्लांट लगाओ और मेरे ऊपर नजर नहीं रखेगा? बैंक मेरे ऊपर ठीक ठाक नजर रखेगा। बैंक हर हफ्ते अपना बंदा भेज के चेक करवाएगा कि चेक करो अली शायद जो है वो सोलर पावर प्लांट कंस्ट्रक्ट कर रहा है या कोई और उल्टे सीधे काम कर रहा है। तो ना सिर्फ बैंक आपके ऊपर ज्यादा नजर रखेगा बल्कि आपकी जिम्मेदारी भी इंप्रूव होगी। आपने भी जो है वो वक्तन फवक्तन रिपोर्ट्स बैंक को प्रोवाइड करनी है कि ठीक है हमारा प्रोजेक्ट जो है वो इतने परसेंट कंप्लीट हो गया, इंशाअल्लाह फलानी डेट से जो है वो हमारी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, इंशाअल्लाह फलानी डेट से जो है वो हमारे पास इनफ्लोज आना शुरू हो जाएंगे, पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, और इंशाअल्लाह फलानी डेट से हम आपका बहुत सारा इंटरेस्ट वापस करना स्टार्ट कर देंगे। आपने कमेंट्स में कहा ज्यादा लोन लेकर काम करना भी तो सोलर लगा सकते हैं। हाँ, तो वंस अगेन वही वाली बात, आपकी बात अपनी जगह सही है कि अगर पाकिस्तानी हो तो वो इसी तरह की हरकत करे कि ज्यादा लोन लेके लेस सोलर भी लगा सकते हैं। मैं ठीक है, आपका अपॉइंटमेंट देर से समझ आ गया था लेकिन आ गया था। वही वाली बात कि बैंक इतना शरीफ नहीं है। बैंक ईच एंड एवरीथिंग पे नजर रखेगा कि इसने मुझसे इतने मिलियन का लोन लिया था, तो इतने मिलियन में ऐसा करते हैं। वो बैंक फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी तो आपसे मांगेगा किसी अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट से, कि आपने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंसी से चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवाई हो जो आप बैंक के पास लेके जाएंगे। वंस अगेन बैंक ने जबानी आपकी बात पे इतना ट्रस्ट नहीं करना। आपके पास रिपोर्ट होगी कि भाई अगर इस नेक आदमी को 10 मिलियन का लोन मिल जाता है तो वो इतने हजार मेगावाट का जो है वो पावर प्लांट लगा सकता होता है। तो शुरू में भी देखें डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व होगी। आपने अच्छी बात की, इसके थ्रू जो है मुझे आपको एक और एग्जांपल देने को मिल गई कि अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट भी नहीं हुआ और आपने अभी से जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भाइयों का भला करना स्टार्ट कर दिया। फिजिबिलिटी रिपोर्ट आप बैंक को दिखाएंगे तभी तो बैंक आपकी बात जो है मानने को तैयार होगा। शुरू में भी आपने बैंक को डॉक्यूमेंट्स दिखा के तैयार करने, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट भी बैंक भी चक्कर लगाता रहेगा और आपने भी बैंक को जो है वो रिपोर्ट करता रहना है। अच्छा जी, और क्या लिखा है? फर्म्स मस्ट प्रूव द इम्पैक्ट। प्रूव द इम्पैक्ट से मुराद ये है कि आप शुरू में ही फिजिबिलिटी रिपोर्ट के थ्रू प्रूव करें कि कसम से यार इंशाल्लाह 5 साल बाद ये जो प्लांट है वो इतने में जो है वो 1000 मेगावाट बिजली बना रहा होगा। ये आपने शुरू में बता दिया, फिर आपने हर साल बाद या हर 6 महीने बाद आगे रिपोर्ट भी करना है। और अगर खुदा ना खास्ता आपकी कंपनी लिस्टेड है, आपने लॉ में पढ़ा होगा लिस्टेड कंपनीज के ऊपर तो वैसे ही बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। आपने क्वार्टरली रिपोर्ट्स वगैरह शेयर करनी होती हैं, आपकी वेबसाइट पे ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आ जानी चाहिए। इवन इंशाल्लाह आप सी फैप में जाके ये तक पढ़ेंगे लॉ में, पता नहीं शायद ये कैफ वाले सी लॉ में ये वाला पॉइंट है कि नहीं, कि कंपनी को लगता है कि कोई भी ऐसी चीज जिससे उसकी शेयर प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है उसने फौरन जो है वो अपनी वेबसाइट पर रख देनी है। और अगर कंपनी वेबसाइट पर नहीं रखेगी और उसकी बेस पे जो है वो कुछ लोगों का स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा लॉस या बहुत ज्यादा गेन हो जाता है तो वो भी कंपनी की जिम्मेदारी होगी, कंपनी के डायरेक्टर्स के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा। इंशाल्लाह सारी बातें आपने आगे जाके पढ़नी है। एंड ऑफन गेट इंडिपेंडेंट चेक्स। इंडिपेंडेंट चेक्स समझ रहे हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई आके चेक करेंगे, ऑडिट करेंगे कि वाकई प्रोजेक्ट जो कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट में लिखा था ये सारी बातें हो रही हैं कि नहीं। विच रेज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। तो ग्रीन फाइनेंस के आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पता लग गए कि आपको लोन जो है वो अच्छी प्राइस में मिल जाएगा, आपको बहुत सारा सवाब मिलेगा। बट ऑन द अदर हैंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी इंक्लूड इंक्रीज हो जाएगी। आपको शुरू में फिजिबिलिटी वगैरह बनवानी पड़ेगी, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये मेरे प्रोजेक्ट से जो है वो इतना एनवायरनमेंट का फायदा होने वाला है। सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं, मेरे इस प्रोजेक्ट से आगे सोशल का, माशरे पे तो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा।
और जो है वो बैंक भी आपको चेक करता रहेगा, अपने खुद से जो है वो अपनी वेबसाइट पे अपने फाइनेंशियल्स पे भी जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करती रहनी है। और जो है वो एक ऑडिटर साहब भी, इंडिपेंडेंट ऑडिटर साहब भी आके आपका हिसाब किताब चेक करते रहेंगे, जिससे जो है वो थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन छोड़ें, जब आप इतना नेक काम कर रहे हैं तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में क्या रखा है। ऐसे मौके पे आपके माइंड में वो एग्जांपल आएगी 1993 में पाब्लो एस्कोबार, नाम तो सुना होगा, दुनिया का सबसे बड़ा कोकेन वाला क्रिमिनल। शाबाश, पाब्लो एस्कोबार को आप सब जानते हैं। तो ये बड़ी मशहूर स्टोरी है कि वो पता नहीं किसी हिल स्टेशन वगैरह गए हुए थे, वहां सर्दी ज्यादा थी और इतना जो है वो लकड़ी वगैरह का बंदोबस्त नहीं था। तो उस बंदे ने $2 मिलियन के नोटों को आग लगा दी थी कि मेरी बेटी खुश रहे, उससे जो है वो बहुत ज्यादा सर्दी ना लगे। $2 मिलियन, 1993 के $2 मिलियन, जो पता नहीं आज के डॉलर्स में जो है पता नहीं कितने 7 8 10 12 मिलियन के बराबर होंगे। तो ये वही वाली एग्जांपल जो है मेरे माइंड में आती है कि जब खतरा हद से बढ़ जाए या इश्क हद से ज्यादा निकल जाए, तो आप कॉस्ट नहीं देखते हैं, तो आपको एनवायरनमेंट से इतना प्यार हो गया है कि आप कहते हैं यार एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी, मुझे फिजिबिलिटी के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब को 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, मैं नोटों को आग लगाने को तैयार हूँ, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब को देने को तैयार हूँ। हर साल ऑडिटर आके मेरा ऑडिट करेगा इस सस्टेनेबिलिटी का, उससे जो है मुझे बहुत एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ेगी। कोई नहीं भाई, इन्वायरमेंट से प्यार है तो इसलिए जो है मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को बढ़ाने को भी तैयार हूं, कोई मसले वाली बात नहीं। तो ये पैराग्राफ हमने ग्रीन फाइनेंस और पाब्लो एस्कोबार के बारे में पढ़ा, कोई परेशानी वाली बात। बाय द वे, जिस बेटी की खातिर उसने $2 मिलियन को आग लगाई थी, बड़े होकर उसने उसे रिनाउंस कर दिया था कि नहीं ये मेरा अब्बा ठीक आदमी नहीं है, मैं ऐसे नहीं जानती। क्या फायदा हुआ उन $2 मिलियन का। खैर, हमें क्या। इंटरेक्शन ऑफ द थ्री पिलर्स। थ्री पिलर्स बार बार जो है वो घूम फिर के आ जाते हैं, क्या थे हमारे पास, इकोनॉमिक्स, सोशल और इन्वायरमेंट। इनका आपस में कैसे इंटरेक्शन होगा, दीज थ्री पिलर्स आर लिंक्ड। मेरे ख्याल से इसके बारे में जो है वो बुक में एक डायग्राम भी है, अगर है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो मेरे ख्याल से मैंने वो किसी और बुक में देखा होगा। हाँ, मुझे लग रहा था इसकी डेफिनेशन होगी। ले जी, इससे गौर से देखें तो क्या चल रहा है। 3 अदर सर्कल्स हैं, और ये सारे सर्कल्स जो है वो एक दूसरे को कुछ ना कुछ सपोर्ट कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, वो वाला एरिया जहां सोशल और इकोनॉमिक को ओवरलैप हो रहा है, वहां बुक में क्या वर्ड लिखा हुआ है, इक्विटेबल। इक्विटेबल का क्या मतलब हुआ कि इक्विटेबल का उर्दू तर्जुमा तो होता है कि इंसाफ पे मबनी। अगर किसी चीज से इकोनॉमिक फायदा हो रहा है सोसाइटी का, और सोसाइटी के आदाब, सोसाइटी की जो है वो ओवरऑल लिविंग कंडीशंस भी इंक्रीज हो रही हैं, तो ये इक्विटेबल इस हिसाब से है कि इससे जो है वो माशरा जो है वो इंसाफ पे मबनी होगा, और माशरा जो है वो लोग खुश होंगे। राइट साइड पे देखें, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल का ओवरलैप क्या कहलाया जा रहा है, उसे हम प्यार से बोल रहे हैं वाइबल। कि वाइबल का क्या उर्दू तर्जुमा होता है, वो चीज जो की जा सके, वो चीज जो करने में कोई खास नुकसान आपको ना नजर आ रहा है। तो वो चीज जिससे इकोनॉमिक्स का फायदा हो और इन्वायरमेंट का भी फायदा हो, लेकिन सोसाइटी का फायदा ना हो, उसे हम प्यार से बोल रहे हैं वाइबल। और नंबर 3 क्या है, सोशल एनवायरमेंटल। सोशल एनवायरमेंटल को ओवरलैप को बुक ने क्या बोला, जिससे ऐसा प्रोजेक्ट जिससे सोसाइटी का भला हो और माशरे का भला हो, लेकिन इकोनॉमिक लॉस हो, बहुत सारे पैसे जो है वो आपको आग लगानी पड़ जाए, उससे आप बोल रहे हैं लिवेबल। तो वैसे तो इक्विटेबल, वायबल और लिवेबल बड़े अच्छे जो है वो वर्ड्स हुआ करते हैं, लेकिन यहाँ ये तीनों वर्ड्स बड़ा नेगेटिव फीलिंग दे रहे हैं। ऐसा प्रोजेक्ट जो कि इक्विटेबल है, जिससे सोसाइटी का और इकोनॉमिक्स का भला हो रहा है लेकिन इन्वायरमेंट का भला नहीं हो रहा, अच्छी बात नहीं है। ऐसी जगह जहां वाइबल जो है, जो वाइबल है, वो कोई एक चीज जो है वो तीनों जगह से मिसिंग है। देखें, वाइबल के अंदर सोशल का फायदा नहीं है, लिवेबल के अंदर किसका फायदा नहीं है, इकोनॉमिक का फायदा नहीं है। तो हमें वो वाला एरिया चाहिए जहां तीनों चीजें हों, तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। इस एक डायग्राम में बुक ने आपको फिर से समझाने की कोशिश की है कि यार तीनों चीजें ओवरलैप करेंगी, तभी जो है वो सोसाइटी का ओवरऑल भला होगा। डायग्राम मैंने आपको आई क्या बुक से दिखा दिया, अब यहां से जो है वो देख लें स्लाइड्स पे क्या लिखा है। थ्री पिलर्स आर लिंक्ड, हमने इसकी डायग्राम भी देख ली। इन्वायरमेंटल केयर से वो वाले रिसोर्स बच जाते हैं जिसके ऊपर लोगों ने रिलाई करना होता है। सोशल इक्विटी एंड सर्विसेज से जो है वो स्टेबल सोसाइटी बनती है, जिसमें
एनवायरमेंटल प्रैक्टिस और स्टडी ग्रोथ होती है। ये बड़ा गहरा सेंटेंस है, दोबारा पढ़िएगा। अगर किसी माशरे में सोशल इक्विटी हो तो वो सोसाइटी स्टेबल होती है, और सोसाइटी स्टेबल होगी तभी तो एनवायरनमेंट का ख्याल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सोसाइटी में खुदा ना खास्ता पानी की जो है वो कमी है, वो लोग ऑलरेडी जो है वो बड़े खराब हालात में रह रहे हैं, पानी की एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, तो उन लोगों की नजर में एक्वेफायर की क्या हैसियत है? वो कहेंगे यार हमें पीने का पानी चाहिए, भाड़ में गई इकोनॉमिक कंजर्वेशन वगैरह, भाड़ में गए सारे रूल्स वगैरह, हमें पानी चाहिए, हमें पानी अभी चाहिए, बेशक उससे जो है वो डिफॉरेस्टेशन हो, जो मर्जी हो, हमें रिसोर्स चाहिए। लेकिन जिस माशरे में इस तरह की महरूमी नहीं होगी, जिन्हें पानी भी अच्छा मिल रहा होगा, जिन्हें हवा भी अच्छी मिल रही होगी, वही लोग इस बारे में सोचेंगे ना कि नहीं यार, हमने बड़ा जो है वो हमें अच्छा पानी मिलता है, हमें अच्छी हवा मिलती है, अब हम हमारा ये फर्ज बनता है मोरली भी, एथिकली भी, कि हम बाकी अवाम के लिए, वो माशरे जहां पानी हवा वगैरह अच्छा नहीं है, उनके लिए कुछ भला कर सकें। तो ये सेंटेंस ये कह रहा है कि अगर सोसाइटी स्टेबल होगी तभी वो एनवायरनमेंट का ख्याल करेगी। जो सोसाइटी खुद जो है वो जिससे जीने का मसला पड़ा होगा, वो शायद एनवायरनमेंट की इतनी कदर ना करे, एनवायरनमेंट की इतनी रिस्पेक्ट ना करे। गहरी बात। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ फंड्स बोथ सोशल प्रोग्राम्स एंड एनवायरमेंटल एक्शंस। अब वो कह रहा है कि एक और चीज क्या, अगर आपके पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, अगर आपके पास टिका के पैसा है, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, उससे आप माशरे को भी बेहतर कर सकते हैं और एनवायरनमेंट को भी जो है वो बेहतर करने के स्टेप्स उठा सकते हैं। बट मस्ट नॉट डैमेज देम। ये ना हो कि पैसे जो आपके पास बहुत सारे हैं, वो पैसे कमाने के चक्कर में अपने एनवायरनमेंट का जो है वो ठीक ठाक किस्म का लॉस किया वो। If one pillar is ignored, the system tilts. मनी विदाउट सोशल पीस फेल्ड। ले जी, अब उसने बारी बारी आपको साइड इफेक्ट्स बताने की कोशिश की है। मनी विदाउट सोशल पीस फेज, अगर आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है लेकिन आपका माशरा खराब है, क्या फायदा इन पैसों का? क्या कर लेंगे उन पैसों का? अगर आप गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव में ना देखें, इसे इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से भी देखें, तो अगर किसी के पास ठीक ठाक पैसे हैं लेकिन उसकी औलाद नाफरमान है, क्या करते हैं इस तरह के लोग? आपने मूवीज में सुना होगा, बल्कि इवन रियल लाइफ में भी सुना होगा, कि फलाने बिलियनर ने अपने मरते मरते अपने सारे पैसे चैरिटी को दे दिए कि भाई मेरी नालायक नाफरमान औलाद को मैंने पैसे कोई नहीं देने। आपने डेफिनेटली इस तरह की बहुत सी एग्जांपल सुनी होंगी। इसका एक मशहूर एग्जांपल आई थिंक जैकी चैन है। बहुत बड़ा एक्टर हुआ करता था, उसने कहा था कि यार मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं दे रहा, उन्हें इतना पैसों का शौक है तो खुद ही कमा लें। इन शॉर्ट, बच्चे बदतमीज हो तो पैसे आग लगाने का क्या फायदा? एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। केयर फॉर पीपल एंड नेचर विदाउट फंडिंग स्टॉल्स। एक और बड़ी गहरी बात, उसने कहा कि आप माशरे का जितना मर्जी भला कर लें या नेचर का जितना मर्जी भला कर लें, अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप क्या उखाड़ लेंगे? आप कहें कि भाई मैंने 1,000 दरख्त लगाने हैं अपनी सोसाइटी में, आपके पास जो है वो एक दरख्त खरीदने के भी पैसे नहीं है, तो क्या फायदा? देखिए, एक चीज के मिस हो जाने से बाकी दोनों चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। पहले में आपके पास जो है वो पैसे थे, इन्वायरमेंट की तो खैर बात ही कोई नहीं हुई, लेकिन अगर सोशल पीस नहीं था तो इन पैसों का फायदा कोई नहीं है। आपके दिल में इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा इश्क है, इन्वायरमेंट के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। ऐसे मौके पे मैं एक और बड़ा मशहूर जो है वो डायलॉग यूज करना चाहूंगा, कि पैसा सब कुछ नहीं होता, मगर ये डायलॉग मारने के लिए भी जेब में बहुत सारे पैसे होने चाहिए। खैर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये वाला डायलॉग मैंने एक और बहुत मशहूर सीए की टीचर से ही कॉपी किया है। आई एम श्योर आप उन सबको भी जानते होंगे। बट द पॉइंट इज, यहाँ वो डायलॉग बहुत अच्छी तरह फिट हो रहा था कि आपके दिल में सोसाइटी के लिए और एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा दर्द है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली आप कोई खास जो है वो पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं लेके आ सकते। तीसरा क्या है? एंड प्रॉफिट प्लस फेयरनेस विदाउट एनवायरमेंटल लिमिट कोलैप्सेस। अब तीसरे में क्या चीज मिसिंग है? विदाउट एनवायरमेंटल लिमिट्स। वही वाली बात कि आपके पास पैसा है, आपकी सोसाइटी खुश है, लेकिन अगर पानी खत्म हो गया, लेकिन अगर हवा जहरीली हो गई, तो कब्र में कौन से वाले पैसे लेके जाएंगे? तो ये पैराग्राफ ऑनेस्टली बड़ा मजे का है, अगर आप इसे जरा थोड़ा सा इबरत के जो है वो पर्सपेक्टिव से पढ़ें। मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूं। पैसे हैं, इन्वायरमेंट अच्छा है, लेकिन सोसाइटी खराब है, कोई फायदा नहीं उन पैसों और उस अच्छे इन्वायरमेंट का। आपके पास सोसाइटी का भला करने के लिए आपका मूड है, आप
इन्वायरमेंट का भला करना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसे यानी कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, कोई फायदा नहीं हो जो है वो अच्छी नीयत का। और नंबर 3, आपके पास पैसे भी अच्छे हैं, आपकी सोसाइटी भी अच्छे हैं, लेकिन पानी जहरीला है, हवा जहरीली है, कोई फायदा नहीं उस दुनिया में रहने का। तो आई एम श्योर ये वाले पैराग्राफ ने आपको ठीक ठाक जो है वो पॉजिटिवली अफेक्ट किया होगा, और साथ साथ समझ भी आ गया होगा काफी कुछ। जबरदस्त। अब आपके पास 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन है। टाइम क्या हो गया? 4:36। क्लास कब तक थी? 3:45 टू 5 PM। चलें, अच्छा खासा टाइम है। ऐसा करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर 11, 10, 11, 12, 14 करते हैं, उसके बाद फिर आपके पास वीकेंड आ जाएगा। वीकेंड से याद आया, जरा चेक करें टेस्ट क्या है कल, किस चीज का है? प्री बैच, नहीं जी, टेस्ट 1 नवंबर के बाद 8 नवंबर। 8 नवंबर कल है। कल चैप्टर 7 का टेस्ट है। चैप्टर 7 कौन सा है? चैप्टर 7 तो सस्टेनेबिलिटी है। सस्टेनेबिलिटी अभी हमने पूरी पढ़ी नहीं। चलें जी, कल वाला टेस्ट जो है वो फिर आई गेस पोस्टपोन करते हैं। कल टेस्ट नहीं है। मैं एक दफा जोएब साहब को ही बता देता हूँ। वापस आ जाएं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 14। क्वेश्चन नंबर 10, अल नूर बैंक इस्लामिक बैंक लिमिटेड रिक्वायरमेंट, identify and explain 3 examples of social footprints leaving from operations and community development incentives of Al Noor Islamic Bank। ओके, 3 तरह के फुटप्रिंट हमने ढूंढने। सवाल पढ़ते हैं। अल नूर इस्लामिक बैंक जो है वो मीडियम साइज्ड इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, पाकिस्तान में वो काम करता है। इन रिसेंट ईयर्स बैंक ने लॉन्च किया है अ रेंज ऑफ शरिया कंप्लाइंट माइक्रो फाइनेंस प्रोडक्ट्स एम्ड एट सपोर्टिंग लो इनकम वुमेन एंटरप्रेन्योर स्पेशली इन रूरल एरियाज। ले जी, पहला साइड इफेक्ट, पहला पॉजिटिव साइड इफेक्ट आपको नजर आ गया। आपकी कंपनी लोन देती है खवातीन को कि वो कोई बिजनेस करें हलाल वाला, खास तौर पे इन रूरल एरियाज। फर्दर मोर बैंक ने एक अदद जक़ात फंड क्रिएट किया है जिससे अंडर प्रिविलेज फैमिलीज को हेल्थ केयर और एजुकेशन में जो है वो हेल्प की जाती है। इट इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस इंटरेस्ट फ्री हाउसिंग फॉर विडोज एंड ऑर्फन्स। लो जी, तो बहुत ही आसान सवाल था। 3 उसने सेंटेंस बताए, हर सेंटेंस में एक अदद फुटप्रिंट है। तो अब इस फुटप्रिंट की इंप्लीकेशंस की भी बात कर लेते हैं। पहला फुटप्रिंट, लो इनकम वुमेन एंटरप्रेन्योर स्पेशली इन रूरल एरियाज। क्या फायदा होगा इस चीज का? अगर रूरल एरियाज में वुमेन कोई एंटरप्रेन्योरशिप करेंगी, कुछ जो है वो थोड़े बहुत पैसे कमा लेंगी हलाल तरीके से, तो उससे उनकी औलाद ज्यादा बेहतर पढ़ पढ़ लेगी। औलाद बेहतर पढ़ लेगी तो शायद पूरी कम्युनिटी इंप्रूव हो सके। ये बातें जो मैंने उर्दू में बोली है, अगर आप इंग्लिश में लिख देंगे तो आपका एक पॉइंट जो है वो बड़ी अच्छी तरह हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट, जक़ात फंड जो कि अंडर प्रिविलेज फैमिलीज को हेल्थ केयर और एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करे। घूम फिर के एजुकेशन आपको इसी पॉइंट पे पहुंचा देती होती है कि अगर अंडर प्रिविलेज के फैमिली जो है वो अच्छी एजुकेशन हासिल कर लेंगे तो कल को वो इस काबिल हो जाएंगे कि अच्छे पैसे कमा सकें। तो अच्छे पैसे जो भी कमाता है वो अपनी फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो थोड़ा सा अपग्रेड कर देता है, ज़्यादा बेहतर जो है वो तरीके से लोग रहना स्टार्ट कर देते हैं। और जहाँ लोग ज़्यादा बेहतर रहना शुरू स्टार्ट कर देते हैं तो जो है वो थोड़ा बहुत हमसायों वगैरह का भी जो है वो भला हो जाता है। और नंबर 3, इंटरेस्ट फ्री हाउसिंग फाइनेंस फॉर विडोज एंड ऑर्फन्स। उससे क्या होगा? जब लोग जो है वो इंटरेस्ट फ्री हाउस में रहना जो है वो स्टार्ट कर देंगे, विडोज और ऑर्फन्स वगैरह, तब जो है वो उनके रेंट एक्सपेंसेस या खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे होमलेसनेस वगैरह की सिचुएशन से वो बढ़ सकते हैं। तो आपने शायद सुना हो बाहर की न्यूज़ से कि अमेरिका जैसे बहुत बड़े, बहुत जो है वो तरक्की याफ्ता मुल्क में भी बहुत बड़ा मसला है होमलेसनेस का।
लोग अपार्टमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, लोग सड़कों पे सो रहे होते हैं, और फिर उसके जो है वो साइड इफेक्ट्स के तौर पे गवर्नमेंट्स को उल्टे सीधे बेंचेस और सड़क पे कीलें और इस तरह की चीजें जो है वो इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। गूगल कीजिएगा या यूट्यूब पे देखिएगा, एंटी होमलेस फंक्शंस या एंटी होमलेस आर्किटेक्चर। सोचें, मतलब दुनिया इतनी एडवांस्ड है कि होमलेसनेस की भी जो है वो काउंटर करने के लिए जो है वो दुनिया को रिसर्च करनी पड़ती है और बहुत सारी जो है वो पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो इससे जो है वो होमलेसनेस में कमी होगी, जिससे जो है वो आपका सोसाइटी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो ये हमने 3 सोशल फुटप्रिंट्स की बात की और इनकी इम्प्लीकेशंस की भी बात कर ली। कोई परेशानी वाली बात, कोई डिस्कशन वाली बात? जबरदस्त। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11। लें जी, ए बी। आपने कहा इट्स ऑनेस्टली नॉट गोना वर्क इन रिड्यूसिंग होमलेसनेस। ठीक है, दिल में मेरे भी यही आ रहा था, लेकिन एटलीस्ट एग्जामिनर अंकल को तो हम जरा पॉजिटिव आंसर देना। नंबर 11, एबीसी स्टील identify and explain 3 challenges from the scenario negatively affecting economic sustainability। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की उसने बात की है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। माइंड में क्या रखना है? 3 मसले जिससे इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी डिस्टर्ब होगी। एबीसी इज अ मिड साइज स्टील कंपनी एंड आयरन प्रोड्यूसर इन पाकिस्तान। 1 मिनट जरा रुकिएगा। 5 लाइनें, एग्जैक्ट 5 लाइनें। ओके, मिलते जुलता सवाल है। हाँ, क्या है? ABC, a mid-sized steel company and iron producer in Pakistan, is currently facing a number of economic challenges। बहुत सारे economic challenges है, कोई नई बात पता नहीं लगी। Ongoing political stability and rising inflation has increased the cost of input, which is putting significant pressure on profit margins of the company। ले जी, full stop। इस सेंटेंस से हमने कोई एक इकोनॉमिक चैलेंज या इकोनॉमिक चैलेंजेस आप कह सकते हैं बनाना है कि क्या जो है वो चैलेंज फेस आ रहा है। तो पहले पॉइंट में पता लगा कि राइजिंग कॉस्ट एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक प्रेशर होता है, जिससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज होती है। प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज होती है तो कंपनी की इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी या ओवरऑल जो है वो सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स पे जो है वो ठीक ठाक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता होता है। अगला सेंटेंस, एज अ रिजल्ट कंपनी इज एक्सपीरियंसिंग कैश फ्लो शॉर्टेजेस एंड हैज टू डाउनसाइज इट्स वर्कफोर्स, लीविंग मेनी एम्प्लॉइज विदाउट जॉब सिक्योरिटीज। फुल स्टॉप। ले जी, काम खराब हो गया। आपके पास पैसे नहीं थे, आपने पैसों की कमी की वजह से बहुत सारे एम्प्लॉइज को जो है फारिग कर दिया। बहुत सारे एम्प्लॉइज अब फारिग हैं, उनके पास अब पैसे नहीं है, अब जो है वो भूखे जो है वो जिंदगी गुजार रहे हैं। अब उनके पास जो है वो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो डिग्रेड हो गया है, डिक्रीज हो गया है। तो ये तो एक बहुत बड़ी डैमेजिंग बात है। सवाल ने कहा था कि ऐसा करो, फैक्टर्स बताओ जिससे इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी जो है वो बर्बाद होगी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि वैसे तो इस वाले पॉइंट से सोशल सस्टेनेबिलिटी खराब हो रही है, सोशल इक्विटी खराब हो रही है, लेकिन दीज 3 थिंग्स आर वेरी मच लिंक्ड। तो अगर सोशल सस्टेनेबिलिटी खराब होगी, सोशल एनवायरनमेंट खराब होगा, तो इससे आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी डिस्टर्ब होगा। आप सियासी जवाब दे सकते हैं इस बारे में। And number three, additionally, due to volatility in stock market, company is unable to raise fund for future expansion projects। ले जी, बैंक ने आपको लोन देने से इनकार कर दिया, तो ये भी बड़ी डैमेजिंग वाली बात है। आपकी कंपनी स्टेगनेंट हो जाएगी। स्टेगनेंट से मुराद ये है कि उसकी ग्रोथ जो है वो फर्दर नहीं होगी। आप जब तक कोई नई फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, नई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे, जिसके लिए आपको बहुत सारे पैसे चाहिए, तब तक आपकी कंपनी कैसे जो है वो ठीक ठाक ग्रो करेगी? कमेंट्स में आया, एम्प्लॉयमेंट कम होने से लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी। बड़ी गहरी बात कर दी आपने। लोगों के पास पैसे नहीं होंगे एम्प्लॉयमेंट की वजह से, तो वो आपकी प्रोडक्ट्स भी नहीं खरीदेंगे, तो इससे भी जो है वो घूम फिर के आपका इकोनॉमिकली डिस्टर्बेंस होगी। शाबाश, अपने सियासी के बजाय प्रॉपर डायरेक्ट जवाब दिया है। तो इन माय ओपिनियन ये तो आपने मुझसे भी अच्छा जवाब दिया है। और थर्ड पॉइंट, वॉलेटिलिटी स्टॉक मार्केट की वजह से जो है वो आपको लोन शोन नहीं मिल रहा। लोन शोन की वजह से आपकी कंपनी फर्दर ग्रो कर ही नहीं सकती। एट वन पॉइंट आपकी कंपनी जाके रुक जाती है, जब तक आपके पास बहुत सारा कैपिटल ना हो फर्दर प्रोजेक्ट्स के लिए और फर्दर प्रोडक्ट्स वगैरह लॉन्च ना करने के लिए आई मीन। लें जी, क्लास का 1 घंटा तो पूरा हुआ।
और 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए। अब आप लोगों के पास एक अदद वीकेंड है और वीकेंड में जो है वो टेस्ट भी जो है वो मैं 1 हफ्ते के लिए फर्दर डिले कर रहा हूं। तो ऐसा करते हैं, 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर आप लोगों के हवाले। वीकेंड एंजॉय करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। नोट करें, डे 4, पेज नंबर 194 टू 197 और प्रैक्टिस क्वेश्चंस नंबर 12 एंड 14 छोटे से इजी से ही होंगे। अगर पोस्ट बैच पिछले हफ्ते ही स्टार्ट हो जाता तो इस हफ्ते हम सस्टेनेबिलिटी पूरी कर लेते, कल टेस्ट हो जाता, लेकिन अब सस्टेनेबिलिटी का एक पेज पड़ा है तो टेस्ट में जो है वो नहीं पॉसिबल होगा। तो चले कोई नहीं, परेशानी नहीं होनी, एक दिन से कितना कोई इफेक्ट पड़ जाएगा। मुझे बोले अल्लाह हाफिज, मिलते हैं वीकेंड के बाद मंडे को। सस्टेनेबिलिटी में न्यूमेरिकल है, अच्छा सवाल है। फिलहाल मैं इस टॉपिक पे कुछ कह नहीं सकता जब तक मॉडल पेपर नहीं आ जाता। अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस वीकेंड। शायद मॉडल पेपर में एक हल्का फुल्का जो है वो हमें कोई ना कोई हिंट दे। ओके जी, आप लोगों ने बोला अल्लाह हाफिज, मैं आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह मंडे को। थैंक्स फॉर कमिंग टू द क्लास।